नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसके कारण से संपूर्ण भारतवर्ष में भयंकर रोष व्याप्त है। साथियों, हाल ही में सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर दिखाई दिया कि दो महिलाओं को नग्न करके कुछ उपद्रवी लोगों के द्वारा सड़क पर घुमाया जा रहा है। दुर्भाग्यवश ये महिलाएं भारत के ही एक राज्य मणिपुर की हैं और मणिपुर जो लगातार 2 महीने से अधिक समय से, लगभग 76 दिन से अधिक दिनों से जल रहा है, वहां की घटनाएं हैं। इस घटना के बाद में प्रधानमंत्री ने संसद सत्र के अंदर, चूंकि संसद में इस समय मानसून सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा उस पर अपना रिएक्शन दिया गया और यह कहा गया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मणिपुर आफ्टर ऑल जल क्यों रहा है, मणिपुर के आफ्टर ऑल इस घटना के पीछे के कारण कौन से जिम्मेदार हैं, सरकार की नाकामयाबी क्या रही है और इस घटना की सबसे मूल वजह क्या है। सेशन शुरू करें उससे पहले ही अगर मूल वजह मैं एक लाइन में बता दूं जिसे आप एंड तक कंक्लूड कर पाए, हालांकि एक लाइन में सॉल्यूशन देने लायक स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके अराउंड आप पूरे सेशन को सुन सकते हैं आज के सत्र के दौरान, तो उसमें केवल एक लाइन के अंदर आंसर है आरक्षण। मणिपुर में है आरक्षण की आग, दो जनजातियों के बीच में, मैतेई और कुकी। अब इस कहानी को विस्तार से सुनते चलिए। आरक्षण के चलते क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बातें आपको बताएंगे। और जिनके मन में यह भावना है कि सर आपने इतने दिनों बाद इस सेशन को क्यों लिया, उनसे केवल इतना सा मैं कहूंगा कि गूगल करके इतना सा ढूंढ लीजिए, अंकित अवस्थी डालिए और मणिपुर इंसिडेंट डालिए। मैंने आज से 2 महीने पहले लगभग 4 या 5 मई के अराउंड इस विषय पर प्रॉपर एक एनालिटिक वीडियो किया हुआ है। आप समय निकालकर उसे देख सकते हैं, है ना। तो बजाय मुझ पर अपना समय खर्च करने के गूगल पर थोड़ा समय बिताइए, मेरा कोई ना कोई सेशन आपको उस पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर भारत के अंदर पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनमें पूरब की तरफ जब चलते हैं म्यांमार की सीमा से लगा हुआ एक राज्य दिखाई पड़ता है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक तरफ दक्षिण की तरफ मिजोरम से कनेक्टेड है, उत्तर की तरफ नागालैंड से कनेक्टेड है, पूरब की तरफ म्यांमार से है और पश्चिम की तरफ आसाम से जुड़ी हुई है। और संभवतः इसकी यह लोकेशन ही इसे बेहद खास बना देती है, क्योंकि एक तरफ म्यांमार जो कि पूरी तरह उबला हुआ है, क्योंकि यहां पर जनता का शासन है, यानी सेना का शासन है, और जुंता जिसे कहा जाता है, और सेना के शासन के कारण यहां से बड़ी मात्रा में विस्थापित मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में विस्थापित होकर जाते हैं। इसकी लोकेशन को फिलहाल दिमाग में रखिए। अगर मैं इसे और ज्यादा जूम करके दिखाऊं तो आपको कुछ इस प्रकार से मणिपुर दिखाई पड़ता है। इस मणिपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट की तख्तियां दिखाई दे रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। स्टॉप वायलेंस, सेव मणिपुर, इस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर में वर्तमान में जो सरकार है वो बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है, तो इस आधार पर सरकार की नाकामयाबी के रूप में केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, 2 महीने से बने हुए इस घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो बताने के लिए पर्याप्त हैं कि किस प्रकार से मणिपुर के अंदर घरों को, गाड़ियों को, प्रोटेस्ट के दौरान फर्नीचर को और दुकानों को आग लगाई गई। इसी के साथ साथ मणिपुर जब दिमाग में आए तो मणिपुर भारत में कितना मायने रखता है, इसके लिए कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। भारत के लिए ओलंपिक में नाम कमाने वाली मीराबाई चानू जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो कि आपके सामने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के अंदर 49 केजी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, बर्मिंघम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में वो मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने एमसी मैरीकॉम दिखाई पड़ रही हैं। एमसी मैरीकॉम जो कि बॉक्सिंग के अंदर अपने द्वारा कई पदक जीत चुकी हैं, जिन्हें आपने यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख लिया। जब एमसी मैरीकॉम या मीराबाई चानू की बात हो तो इनके ट्विटर हैंडल पर चलकर देख लेते हैं। इन्होंने 4 मई को अपने द्वारा एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने लिखा था, माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प नरेंद्र मोदी, पीएमओ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सभी को टैग करते हुए इन्होंने लिखा। ठीक इसी प्रकार से मीराबाई चानू द्वारा भी यही बात कही गई जुलाई 20 को, जिसमें इन्होंने कहा कि प्लीज हमारे राज्य को बचाइए। ये 2 खिलाड़ी इस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। हालांकि वो खबरें पूरी मीडिया के सामने लंबे समय से हैं, तो ये आपको जानने और पहचानने में संभवतः काम का होगा। मणिपुर के हालात क्या हैं? मणिपुर में जिस घटना को लगभग 70 दिन से अधिक, 75 दिन से अधिक हो चुका है, मणिपुर के आग का कारण हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नंबर्स की बात कर लेते हैं।
इस संघर्ष में अभी तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से अधिक आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, 5995 से अधिक हिंसा के मामले दर्ज हो चुके हैं, 6700 से अधिक लोग अभी तक हिरासत में जा चुके हैं और 60,000 लोग विस्थापित होकर अलग बसेरों में भेज दिए गए हैं क्योंकि वो लोग बेघर हो चुके हैं, उनके घरों में आग लगा दी गई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है मैतेई, शेमफुल, मणिपुर, होम मिनिस्टर, अप्सपा, मणिपुर, ये पूरी तरह से इस समय ट्रेंड में है। जब ये ट्रेंड में है, इसी बीच में प्रधानमंत्री का आप यह वीडियो सुन सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अपने द्वारा इस घटना पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की शायद इस संवेदना में इतनी देरी हो चुकी है कि इससे लोगों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ा है। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया यह रिएक्शन जो आज आपको वीडियो में सुनने को मिल रहा है, यह इस घटना के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद आया है। हालांकि प्रधानमंत्री जिस घटना का यहां जिक्र कर रहे हैं उसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे क्योंकि ये महिलाओं के साथ हुई घटना पर स्तब्ध हैं और उसी पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो घटना बताएंगे कौन सी घटना है? पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ा। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के द्वारा अपने पत्रकारों के सामने दिए गए स्टेटमेंट में 3 राज्यों का जिक्र किया गया। सबसे पहले राजस्थान का जिक्र था, अंत में मणिपुर का जिक्र था। इस पर भी राजनीति होना लाजमी था क्योंकि राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है जिसको होकर के इन्होंने टारगेट किया है। वास्तविकता में इन्हें रिएक्शन मणिपुर पर देना था क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री इस घटना पर कुछ बोलें। उनका मौन बहुत सारे लोगों को चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी का ही शासन है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का चुप रहना इतने समय तक बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में शंका के खड़े करता चला गया। इसी की वजह से विपक्ष के द्वारा क्वेश्चन उठाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस घटना का जिक्र किया, एक बार आप उस घटना को देख लीजिए। आपको यहां पर एक उन्मादी भीड़ दिखाई दे रही है। तस्वीर में ब्लर हुई 2 तस्वीरें हैं जिसमें दोनों ही तरफ महिलाएं हैं। हमने उसको पूरी तरह से ब्लर कर दिया है। ब्लर हुई ये तस्वीरें 2 महिलाओं की हैं जिन्हें पूरी तरह नग्न करके सड़क पर घुमाया जा रहा है। इस घटना ने भारत के अंदर भारतवासियों को तो शर्मसार किया ही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जब ये तस्वीरें दुनिया भर में सर्कुलेट होंगी तो समस्त भारतीय दुनिया भर के किसी ना किसी कोने में रहने वाले इस घटना के बाद शर्मसार महसूस करेंगे। खबर को मीडिया ने कवर किया। वीडियो ऑफ 2 वुमेन परेडेड नेक्ड एड टू मणिपुर चाओस अपोजिशन माउंट फ्रेश अटैक। आप यहां पर देख सकते हैं सेंटर में एक्ट अगेंस्ट ट्विटर ओवर वीडियोस ऑफ मणिपुर वुमेन परेड नेक्ड। हालांकि सरकार द्वारा इस वीडियो का ट्विटर पर ट्रेंड होना या ट्विटर पर दिखाया जाना, इसके वजह से ट्विटर पर भी कार्रवाई हो सकती है कि इस तरह की वो चीजें ना दिखाए। खैर, अब ये घटना क्या है इस विषय पर भी जान लेते हैं। महिलाओं को नग्न कर पर सड़क पर घुमाना ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना ज्यादा इंसानियत शर्मसार हो चुकी है, और विशेष रूप से तब जब इस तरह की घटनाएं हमारे देश की अपनी हो। वो देश जो कि अपने आप में महिलाओं को देवी तुल्य मानकर पूजा करता हो, वो देश जहां पर महिलाओं के लिए पूरा देश यूनाइटेड हो जाता हो। आज इस स्थिति में इस वीडियो को वायरल होता हुआ देख करके समस्त भारतीयों का दिल बहुत अंदर से करुणा से पीड़ित हो रहा है। आइए साथियों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि या तो आप लोग कार्रवाई करिए या फिर हमें एक्शन लेने की दीजिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस घटना पर काफी ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र सरकार को देते हुए दिखाई दिया। इस पर राहुल गांधी जी,
अरविंद केजरीवाल यानी अपोजिशन की तरफ से प्रधानमंत्री को काफी ज्यादा पूछा गया, घेरा गया। असदुद्दीन ओवैसी, राघव चड्ढा, इन सभी ने अपने अपने लेवल पर ट्वीट किए और कहा कि आपके अंदर अंतरात्मा की आवाज और सरकार में अगर शर्म बची हो तो आपको मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बोलना चाहिए। राज्य और केंद्र में खुद की नाकामियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय आपको देश को बताना चाहिए कि मणिपुर में हुआ क्या है। तो चलिए हम बताते हैं कि मणिपुर में हुआ क्या है, एक एक करके सारी बातें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहूंगा, विशेष रूप से उन साथियों को जिन्हें शायद ये ना पता हो कि हमारा एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम अपनी पाठशाला है। अपनी पाठशाला पर 2 महीने पहले 5 मई के दिन हमने प्रॉपर एक वीडियो किया था जिसमें यह बताया था कि मणिपुर में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। मामला क्या है, यानी जिस दिन यह मामला शुरू हुआ था उसके सेकंड डे ही मैंने इस मामले को कवर कर लिया था। संभवतया बहुत सारे लोग शायद इस प्लेटफॉर्म को नहीं जानते, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, अगर आप नहीं पहचानते तो आप इसे जरूर जाकर देख सकते हैं। हमने इस सेशन को किया था। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस घटना का अब जिक्र होने जा रहा है वो 5 मई से एक दिन पहले की है, यानी 4 मई की घटना है। असल में महिलाओं का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं के खिलाफ की बात हो रही है, असल में वो वीडियो आज का नहीं है, वो वीडियो 4 मई का है, 4 मई 2023 का है। यानी जिस समय पर हमने आपके सामने सेशन किया था उससे मात्र एक दिन पहले का है, वायरल अभी किया गया है। यानी ये 2 महीने से भी अधिक पुराना वीडियो है। जिस समय मणिपुर में दंगा और हिंसा भड़की थी ये उस समय का वीडियो है और इस समय सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये इसलिए जानना जरूरी है, हम इस विषय पर लंबे समय से आपको अपडेट पहले भी देते हुए आ रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। यहां पर पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसने कपड़े क्यों उतारे, क्योंकि उसके साथ के जो लोग थे उनके साथ ज्यादतियां हुई थी, उनकी हत्याएं हुई थी और उसने कपड़े उतारकर अपनी जान बचाई थी। एफआईआर के मुताबिक महिला से बलात्कार हुआ और बचाने आए हुए भाई की हत्या हुई, ऐसा उस महिला के द्वारा अपने बयानों में 0 एफआईआर के अंदर दिए गए बयानों में दिया गया। अकॉर्डिंग टू एफआईआर उसके अनुसार 4 मई के दोपहर करीब 3 बजे 800 से 1000 लोग कांगपोक की जिले के अंदर स्थित जो उनका गांव था बी फिनोम, वहां पर घुस आए। उनके पास AK-47, SLR, इंसास 303 राइफल्स जैसे मॉडर्न हथियार उनके पास थे, जिससे उन्होंने घरों की तोड़फोड़ की। घरों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, कपड़े और नकदी लूटने के बाद घरों में आग लगा दी। संदेह है कि हमलावर मैतेई युवा संगठन मैतेई लिपुन कांगलेई पाक कनपा लुप आराम बाई तैंगलोंग विश्व मैतेई परिषद और अनुसूचित जनजाति मांग समिति से थे। यहां पर यह शब्द जरा पहचान लीजिएगा, ये जो मैतेई शब्द है आगे चलकर इसी की व्याख्या आपको डिटेल में दी जानी है। यहां पर यह पहचान लीजिएगा, मैतेई लोगों के द्वारा इन्हें इस तरह से घुमाया गया और महिलाएं कुकी समुदाय से बिलोंग करती थी। इसके अंदर गांव के 5 लोग शामिल थे जो जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। इनमें 2 पुरुष 3 महिलाएं थी। इनमें से 3 एक ही परिवार के थे, 56 साल का व्यक्ति, और यह सारी डिटेल उसके द्वारा एफआईआर के अंदर दी गई। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल ये मैतेई महिला कुकी घटना क्या है, ये हिंसा आफ्टर ऑल भड़की क्यों है। मैंने सेशन की शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया था, आरक्षण। अब हम उस आरक्षण की बात को समझने के लिए थोड़ा एक बार फिर से यात्रा करते हैं, मणिपुर के मैप की फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में 2 कॉर्नर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अफीम और हेरोइन के लिए जाने जाते हैं। दुर्भाग्यवश भारत उन दोनों कॉर्नर्स के बीच में है। कौन कौन से मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान गोल्डन क्रिसेंट बनाता है। गोल्डन क्रिसेंट का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अत्यधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन और हेरोइन का उत्पादन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है म्यांमार और म्यांमार के साथ लगे हुए लाओस और कंबोडिया जैसे देश जो कि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर शामिल होते हैं, जो जाने जाते हैं अफीम के उत्पादन के लिए। दोनों ही मतलब एक्सट्रीम एंड जो हेरोइन उत्पादन करते हैं उनके बीच में भारत है। यानी भारत एक बाजार है, उत्पादन इन केंद्रों में होता है और खपत भारत में की जाती है, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो आप विचार करिए कि म्यांमार से यदि भारत में ड्रग्स की एंट्री होनी है तो वह किन राज्यों से होगी। आपको स्वाभाविकतया
जहां से बॉर्डर अटैच्ड हैं वहां से समझ में आ जाएगा। जिन जगहों से बॉर्डर अटैच्ड हैं उन जगहों को एक बार जान लें। तो म्यांमार से एक तरफ अटैच्ड है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन्हीं में से एक राज्य है मणिपुर, जहां की आज हम जिक्र कर रहे हैं। मणिपुर जिसकी राजधानी है इंफाल, जहां पर 16 जिले हैं और इन 16 जिलों में से तेंगनुपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इंफाल वेस्ट और इंफाल ईस्ट हिंसा से प्रभावित जिले हैं। साथियों, यहां पर एक जानकारी और अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा। जानकारी यह है, जहां आप इंफाल देख रहे हैं, इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया पूरी तरह से प्लेनर एरिया है, यानी कि यहां पर प्लेन्स हैं, मैदानी क्षेत्र हैं। यहां पर बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर किया जाता है, राइस की खेती की जाती है। और जो अन्य जिले आप देख रहे हैं, चाहे वो मणिपुर के साथ बॉर्डर लगे हुए म्यांमार के साथ जिले हों या फिर आसाम के साथ लगे जिले हों, वो अधिकांश पहाड़ी इलाके हैं। इनकी डेमोग्राफी को समझने से पूर्व यहां की टोपोग्राफी समझें। और टोपोग्राफी, यहां का जो भूमि का जो विवरण है वो इस प्रकार से है कि इंफाल एक प्लेनर एरिया है और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से बने हुए हैं। यहीं से यहां का विवाद शुरू होता है। ये जो पहाड़ी जिले हैं, इन पर रहती हैं पहाड़ी जनजातियां और उन पहाड़ी जनजातियों में प्रमुखता से पाई जाती हैं कुकी और नागा जनजातियां। अब बस यही से सारा की सारा खेला है जो आपको समझना है। इन पहाड़ी इलाकों में रहती हैं कुकी और नागा जनजातियां, या ये कहिए कि भारत के सीमावर्ती जो जिले हैं उनके पास रहती हैं कुकी और नागा जनजातियां। वहीं ये जो बिल्कुल बीच में केंद्रीयकृत स्थान दिखाई दे रहा है, इंफाल के आसपास का क्षेत्र, जो कि संरचना में प्लेनर है, तलीय है, यहां पर रहती है मैतेई जनजाति। अब एक बार और समझ लीजिएगा, इन दोनों के ही बीच का संघर्ष असल में चल रहा है, मैतेई वर्सेस कुकी। मैतेई जनजाति संपूर्ण जो मणिपुर की जनसंख्या है उसका 57% तक है। बाकी जो कुकी, नागा या अन्य जनजातियां हैं, स्वाभाविक है कि वो अधिकतम नहीं है, यानी कि बहुमत के पार नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, चूंकि आगे बढ़े इसलिए आपको जानना जरूरी है, कि मैतेई जनजातियां जो हैं वो अधिकांशतया हिंदू धर्म मतावलंबी हैं, यानी हिंदुइज्म को मानती हैं। वहीं पर कुकी और नागा अधिकांशतः क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ईसाइयत को मानते हैं। मणिपुर में 8% के अराउंड मुस्लिम भी हैं। और यहां पर ये जो समुदाय का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, ये जानना आपको इसलिए आगे ज्यादा जरूरी है कि ये जो मैतेई लोग यहां रहते हैं प्लेनर एरिया में, ये ही विधानसभा के अंदर बहुमत रखते हैं। विधानसभा में जहां 60 सीटें हैं, उनमें से 40 सीटें इन मैतेईज के पास हैं। यानी कि जो मणिपुर की सरकार बनती है वो मैतेई समर्थक सरकार होती है और मणिपुर में मैतेई का शासन है। जब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि मैतेई केंद्र में है, चारों तरफ पहाड़ पर कुकी मेजॉरिटी में बसे हुए हैं, पहाड़ी इलाकों पर कुकी बसे हुए हैं और उनका बहुमत केंद्र में नहीं है, अर्थात उनकी जो विधानसभा है वहां नहीं है। एक और जानकारी रख लीजिए, कुकियों को भारत के संविधान के अनुसार कई प्रोटेक्शन प्राप्त है क्योंकि वो जनजातियों में शामिल हैं, जनजाति में यानी कि एसटी में शामिल हैं। मैतेई समुदाय के द्वारा हाल ही में, जो कि पहले एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं शामिल थे, उनके द्वारा खुद को एसटी में शामिल करने की मांग की जा रही थी, आज से नहीं लंबे समय से। अब आप विचार करिए, जिस राज्य की 43% आबादी ऑलरेडी एसटी में थी, 57% जो मेजॉरिटी है वो भी डिमांड कर रही है कि उसे भी एसटी बनना है। अगर ऐसा हुआ तो एक ही कैटेगरी के अंदर सारा की सारा राज्य आ जाएगा, कुछ ही लोग बचेंगे जो एक आध परसेंटेज इधर उधर के होंगे। यहां पर मैतेई को आरक्षण को या मैतेई को एसटी में शामिल करने की जो डिमांड है, उस पर सरकार का जो रवैया है उसी से सारी आग भड़की है, क्योंकि कुकी नहीं चाहते कि मैतेई उनके आरक्षण में आ जाएं और इस प्रकार से मणिपुर का आरक्षण ही समाप्त हो जाए। नंबर एक। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैतेई लोगों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है जब वो कुकी के क्षेत्र में जाते हैं, अर्थात पहाड़ों पर जाकर मैतेई नहीं बस सकते, वो केवल प्लेनर एरिया में ही रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुकी और नागा अगर चाहें तो पहाड़ों से जमीन पर आकर बस सकते हैं। इस वजह से
कुकी के पास आबादी कम है लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है, वहीं मैतेई के पास में आबादी ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मैतेई ज्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि प्लेनर क्षेत्र में कृषि बहुत अच्छे से होती है, धान की खेती बहुत अच्छे से होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कुकी की बात करते हैं तो कुकी के पास कृषि नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर उन्होंने जंगलों को काट काट कर अफीम की खेती करना शुरू कर दिया है। अफीम की खेती करने से वो इस बॉर्डर एरिया में बड़ी मात्रा में अफीम और हेरोइन का उत्पादन करते हैं और ड्रग स्मगलिंग करते हैं। ड्रग स्मगलिंग के चलते उनके पास आधुनिक वेपन हैं, आधुनिक हथियार हैं। कुकी और नागा पहले भी भारत सरकार के विरोध में कई बार विद्रोह कर चुके हैं। नागा और कुकियों के पास ड्रग बेचने से AK-47 जैसे आधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजें उनके पास उपलब्ध हैं। इस वजह से कुकी और मैतेई के बीच जब संघर्ष हुआ तो कुकी भी संघर्ष में वेपन्स के साथ एंट्री किए। इनके पास एग्रीकल्चर के कारण पैसा है तो इनके पास ड्रग्स के कारण पैसा है, क्योंकि चीन और म्यांमार के द्वारा व्यापार करके इनके पास में धन पहुंचाया गया है। यानी कि ये बॉर्डर का स्टेट पूरी तरह से अपनी वर्तमान की जो स्थिति है उसके कारण इस स्तर तक पहुंचा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब थोड़ा बहुत यहां के बारे में जानकारी स्पष्ट होने लगेगी। तो यहां पर दो गुट हुए, मैतेई गुट और कुकी गुट। मैतेई गुट में मैतेई लिपुन, अरम्बाई टेंगोल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी, और साथ में कुकी के साथ कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी, जोवी रेवोल्यूशनरी आर्मी, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। मणिपुर में असली विवाद की वजह कुकी वर्सेस मैतेई की लड़ाई है, क्योंकि कुकी के साथ मैतेई भी चाहता है कि उसे भी एसटी में दर्जा दिया जाए। मैतेई 53% से ज्यादातर लोग, 53% से अधिक लोग जो है वो घाटी में रहते हैं मैतेई के, और कुकी के 40% से ज्यादा लोग पहाड़ी जिलों के अंदर रहते हैं। 57% आबादी प्रदेश के अंदर मैतेई की है, लेकिन यह हिस्सा मात्र 10% रखती है। लेकिन चारों तरफ का जो 90% पहाड़ी इलाका है वहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है, और उनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो कुकी अथवा नागाओं के हैं। पहाड़ी इलाकों में 33 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं, जिनमें नागा और कुकी प्रमुखता से हैं, और वो ईसाई मतावलंबी हैं। इसके साथ साथ यहां पर मुस्लिम और सनमही समुदाय 8% आबादी को रखते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिली हुई हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियां पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से दोनों जनजातियों के बीच में विवाद बना रहता है। सवाल बड़ा बनता है, क्या इन लोगों के द्वारा मैतेईज के द्वारा पहली बार आरक्षण की मांग की गई है? ऐसा नहीं है। मैतेईज के द्वारा 2020 के अंदर 2020 में भी डिमांड की गई थी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की, इनर लाइन परमिट की। थाउजेंड्स में, हजारों की संख्या में डिमांड करते हुए मैतेई कम्युनिटी के लोग शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट होने के लिए कई बार पहले भी प्रयास कर चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मैतेई लोगों के द्वारा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल होने के लिए 2019 का मैं यह प्रोटेस्ट आपको एक दिखा रहा हूं, जिसमें वो चाहते हैं कि उन्हें भी एसटी में शामिल किया जाए। एसटी स्टेटस में मैतेई कम्युनिटी को लाने के लिए जनवरी 31, 2023 में भी प्रोटेस्ट और रैली हुई, जो आपको दिखाई दे जाती है। 2019 में भी हुई, जो आपको दिखाई दे जाती है। 2020 में भी हुई, वो आपको दिखाई दे जाती है। 19 में मार्च में हुई, वो आपको, यानी कि यहां पर मणिपुर में लंबे समय से मैतेई एसटी में शामिल होने की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर एक जनरल कंसेंसस है, जब 40 विधायक 60 में से किसी के पास हो तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियस सी बात बनती है कि वो बहुमत मैतेई के समर्थक होगा, अर्थात मैतेई ही अपने पक्ष में चाहेंगे तो डिसीजन करा ले जाएंगे, और हुआ भी यही। लोकतंत्र में जब भीड़ तंत्र का भाव आने लगता है तो इस प्रकार की घटनाएं संभव होती हैं। ऐसी स्थिति में मणिपुर की हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने का काम शुरू किया जाए। बस यह हो गया एकदम आग में घी डालने का काम। और घटना कब की है? अप्रैल 20, 2023 की है। अप्रैल के बाद से मई में हिंसा शुरू हो गई। यह समझिए, हाई कोर्ट का जो आदेश आया कि राज्य सरकार से कहा जाता है कि वो मैतेई कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब में डाले। मैंने आपसे शुरुआत में एक लाइन बोली थी, यह पूरा संघर्ष केवल आरक्षण का है। मैतेई आरक्षण के नाम पर एसटी में जाना चाहते हैं,
कुकी अपना आरक्षण बचाना चाहते हैं और इसी कारण से ये दोनों कम्युनिटी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से एक दूसरे के साथ झगड़ रही हैं। चूंकि मणिपुर की हाईकोर्ट ने कह दिया तो राज्य सरकार का बहुत सा काम आसान हो गया। इतने समय से जो संघर्षशील मैतेई थे उन्हें हाईकोर्ट के आधार पर राहत मिल गई। इस आधार पर कुकीज को लगा कि हमारा हक छिन जाएगा। समझ जाइए कि यहां से सारा बवाल शुरू हो गया और इसी के बाद में हिंसा की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही ये हुआ, हाईकोर्ट के तुरंत आदेश के बाद शुरुआत चुराचांदपुर जो जिला है वहां पर शुरू हुई, जो कि 63 किलोमीटर दूर है राजधानी इंफाल से। जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा संख्या में रहते हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम ने चुराचांदपुर के अंदर 8 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया और ऐसी स्थिति में कुकियों के द्वारा उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि कुकियों ने वन विभाग पर हमला क्यों किया? उनकी दिक्कत तो मैतेई के साथ थी, वन विभाग के साथ क्या हुआ? तो इसमें फिर कहानी एक और आती है। और क्या कहानी आती है? असल में कहानी यह आती है कि कुकियों के द्वारा जो पहाड़ों पर अफीम की खेती की जा रही है, उस खेती को बचाने के लिए, मतलब एक प्रकार से खेती को वहां से हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वन विभाग को आदेशित किया गया कि उन पहाड़ी इलाकों को खाली कराया जाए जहां पर अफीम की खेती होती है। चूंकि वन विभाग के द्वारा अफीम की खेती हटाने के लिए जो आदेश जारी किया गया, इससे कुकी भड़क उठे। उन्हें लगा कि हमने कोई आज ही नए खेत नहीं बनाए हैं, हम लंबे समय से पहाड़ों पर कृषि कार्य कर रहे हैं। अफीम तो केवल एक बहाना है हमें परेशान करने का। यानी एक प्रकार से एक तरफ तो हाईकोर्ट का आदेश था और दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा पहाड़ों को खाली कराने का, यानी पहाड़ों पर जो अफीम की खेती हो रही है उसे हटाने का आदेश था, जिसकी वजह से ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च निकलता है। कुकी लोगों के द्वारा अगेंस्ट मैतियों के खिलाफ अपना एक मार्च निकाला जाता है। बोले नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। और इसी मार्च में दोनों ग्रुपों के बीच में झड़पें शुरू हो जाती हैं और इस प्रकार से आपको तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, जिसमें चूंकि मैतेई पूरी तरह से ग्राउंड पर हैं, ऐसी स्थिति में उनके पास संसाधन, गाड़ी, मकान, बाजार सब है और उन्हें आग के हवाले करती हुई तस्वीरें दिखाई दे जाती हैं। पूरी तरह से मोबाइल इंटरनेट ब्लॉक कर दिया जाता है, सेक्शन 144 इंपोज कर दिया जाता है, क्योंकि चुराचांदपुर में हुई इस घटना ने, जो कि 28 अप्रैल को हुई, सरकार को इसे कंट्रोल करने के लिए मौका नहीं दिया। और 3 बड़ी वजह फाइनली निकली, जिनमें पहला मैतेई का एसटी दर्जे में जाने का विरोध, दूसरा सरकार के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई और तीसरा कुकी विद्रोही संगठनों द्वारा सरकार के साथ किए गए समझौते को तोड़ दिया जाना। आपको याद हो कि 2005 के अंदर कुकी जनजाति के कई संगठन सैन्य विद्रोह में शामिल थे। कुकी विद्रोह केंद्र सरकार के खिलाफ था और राज्य सरकार के समर्थन में नहीं था, अर्थात कुकी जनजाति कई बार भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व थी। कुकी नेशनल आर्मी के द्वारा केंद्र के साथ यह समझौता किया गया था कि वे बनकर चलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना समझौता तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं निकल करके आई। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि मैतेई आफ्टर ऑल ऐसा क्यों सोचते हैं? कुकी के हक को मैतेई क्यों चाहते हैं? क्या मैतेई को सब कुछ चाहिए? पहले तो वो उन्हें बहुत अच्छे से लैंड पर रहने की जगह मिल रही है, हालांकि उनका प्रतिशत कम लैंड पर है, 10% पे ही रहते हैं, लेकिन समृद्ध हैं। ऐसी स्थिति में मैतेईज का क्या कहना है, अब वो जानिए। उनका कहना है, वर्षों पहले राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। कुकी असल मायने में म्यांमार के स्थानीय निवासी नहीं माने जाते। यह माना जाता है कि ये म्यांमार के माइग्रेंट्स हैं जो कभी पहले राजघरानों के द्वारा लड़ने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन बाद में ये कुकी यहीं रह करके यहीं के स्थायी निवासी बन गए और रोजगार के लिए इन्होंने जंगल काटे, अफीम की खेती करने लगे, मणिपुर में ड्रग तस्करी करने लगे और ये सब काम खुलेआम होने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने आर्म्स ग्रुप बना लिए। आप यहां पर कुकियों के साथ में बने हुए आर्म्स यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कोई सेना के लोग नहीं है, ये कुकी उपद्रवी हैं जिनके हाथ में आपको बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर्स, राइफल्स ये सब दिखाई पड़ रही है, जिसे देखकर आपको प्रथम दृश्यता ही यह समझ में आना आसान हो जाता है कि निश्चित ही इनके पास में इतना सब कुछ होना यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कुकी और मैतेई के बीच का जो संघर्ष है वो भले ही दिख आज रहा हो, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ तस्वीरें और दिख सकती हैं। ये चुराचांदपुर की घटना है जहां पर आपको एक कुकी युवक के द्वारा बंदूक लेकर मैतेइयों पर निशाना लगाते हुए आपको यहां पर बंदूक लगाए हुए युवा दिखाई दे सकते हैं।
आप विचार करिए कि इनके पास इतना आसानी से वेपन कैसे मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको सड़क पर पेट्रोलिंग करते हुए युवा दिखाई दे सकते हैं। ये पुलिस के लोग नहीं हैं, फोर्स नहीं है, ये यहां के लोकल लोग हैं जो बंदूक लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल बनता है, कुकी जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, इनके पास यदि संसाधनों का अभाव है तो इतने आधुनिक हथियार यहां तक पहुंचे कैसे? समझाने में आपत्ति नहीं हो सकती, समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि पहाड़ों में अफीम की खेती, जिसके बेचने से अधिक पैसा, और उस पैसे से म्यांमार और चीन जैसे देशों के द्वारा वेपन्स को पहुंचाकर देश में अशांति पहुंचाने का यह कार्य इनके द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा इस घटना से निपटने के लिए क्या किया गया? होम मिनिस्ट्री के द्वारा अपने द्वारा एडिशनल सीएपीएफ के जवान यहां पर भेजे गए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान यहां पर भेजे गए ताकि वो यहां पर पहुंचकर घटना पर नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन यहां पर एक अलग डिमांड आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा उठी, और वो डिमांड थी कि सर यहां पर वापस से आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी अफ्स्पा लगा दिया जाए। साथियों, असल में पहले ऐसा हुआ करता था कि आर्मी को शूट एंड साइट का ऑर्डर हुआ करता था कि उपद्रवी जब दिखे तो उन्हें आर्मी के पास स्पेशल प्रोटेक्शन पावर्स थी, जिसके तहत वो किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में किसी व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पाकर उसकी तलाशी ले सकता था, और अगर उसे आपत्तिजनक लगा तो उसे वहीं से गोली से मार सकता था। अफ्स्पा पहले मणिपुर में हुआ करता था। हाल ही में यहां पर मणिपुर में लंबे समय से प्रोटेस्ट के चलते अफ्स्पा हटा दिया गया था। आर्म फोर्सेस को दी गई जो पावर्स थी वो हटा दी गई थी, इसलिए अब यहां पर दोबारा डिमांड उठने लगी है कि यहां पर वापस से अफ्स्पा प्रॉपर तरीके से लगा दिया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 को अफ्स्पा नागालैंड, आसाम और मणिपुर के कई इलाकों से हटा दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसलिए सेना का कहना है यदि इस घटना को पूरी तरह नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो आप यहां पर अफ्स्पा लगाइए। ऐसी स्थिति में और क्या क्या चीजें हैं जो इस घटना से प्रभावित हुई हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मणिपुर में इस घटना के बाद में चूंकि सारे की सारे मामले राष्ट्रीय राजमार्ग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई हैं, अटक गई हैं, इस वजह से लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। हाल ही में मणिपुर जो 2 महीने से बंद था, यहां पर एक बैंक से 1 करोड़ रुपए का कैश गायब मिला। मणिपुर के अंदर नेशनल हाईवे पूरी तरह से शटडाउन है, बंद है, जिसके चलते मणिपुर में बड़ी मात्रा में रिलीफ कैंप्स की स्थापना की गई है। लोग परेशान हैं, जिनकी सहायता के लिए रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिन्हें ट्रांजिट कैंप की तरह से 60,000 से अधिक जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें विस्थापित करके रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, यह समय सीजन के रूप में यहां पर खेती का भी है, क्योंकि यहां पर धान की बुआई होती है, लेकिन धान की बुआई के लिए लोग डरे हुए हैं, खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में खेतों के अंदर जा रहे धान की बुआई के लिए कम से कम धान की बुआई के अटक जाने से मणिपुर राज्य को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। खेती का प्रभाव यहां पर पूरी तरह पड़ने वाला है। केंद्र के द्वारा 101 करोड़ रुपए का यहां पर रिलीफ पैकेज रिलीज किया गया है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर आने वाले समय में काफी सारे चैलेंजेस आएंगे। लगभग 39 करोड़ का धान उगाने में ये लोग इस बार पीछे रह जाएंगे। ये मणिपुर की स्थिति है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरी घटना पर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपको शुरुआत जहां से मैंने की थी कि यह विवाद क्यों शुरू हुआ, कहां तक हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, संभवतया आपको इतनी पूरी व्याख्या में समझ में आया हो। यदि आपको यह जानकारी समझ में आई हो तो आपसे गुजारिश है इस सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी जानकारी भी साझा करें। आपके मत अनुसार क्या किया जा सकता है, यानी मैतेईज के और कुकी के बीच में कैसे शांति स्थापित की जा सकती है। एक अपडेट मैं यहां पर और दे देता हूं जो आपको पता हो तो बेहतर रहेगा। हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट डिमांड सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर अभी सुनवाई कर रही है, और सुनवाई करके क्या मैतेई को आरक्षण मिलना चाहिए इस पर विचार कर रही है। जो मुझे आने वाले समय में दिखाई पड़ता है वो 2-3 मार्ग हैं, संभवतया आप भी उनसे सहमत हो। नंबर 1, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट संभवतया इनके आरक्षण की मांग को होल्ड कर सकती है, यानी हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगा सकती है और कह सकती है कि मैतेई को आरक्षण फिलहाल ना दिया जाए। नंबर 1। नंबर दूसरा जो मुझे लगता है, आर्म्ड फोर्सेस को अफ्स्पा की पावर फिर से दी जा सकती है, जिसकी वजह से जो उपद्रवी हैं उन्हें देखते ही शूट एंड साइट का ऑर्डर मिलकर के इस स्थिति पर तत्काल प्रभाव से कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, यहां पर आने वाले समय में कुछ इस तरह की हरकतें सरकार के द्वारा की जा सकती हैं जिससे कि यहां पर जो भी इस प्रकार की इलीगल माइग्रेशन से संबंधित या ड्रग से रिलेटेड घटनाएं हो रही हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। बाकी आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमें एक हौसला देता है ताकि भविष्य में जब भी हम कोई सेशन लाएं आप तक नोटिफिकेशन स्वतः ही पहुंच जाता है। आपने इतनी बड़ी संख्या में हमें इतना पेशेंस के साथ इतनी देर तक सुना, और लाइक महज कुछ हजारों में है।
यदि आपको इतना अच्छे से समझ में आया है तो कृपया करके लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय अंत में जरूर रखें। बाकी जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यदि वो चाहते हैं मुझसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का डिटेल डिस्कशन करना, पढ़ना विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपके लिए मेरे अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां पर एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है चैतन्य बैच के नाम से, मात्र 1999 में। आप वहां जाकर के अपने कंप्लीट कोर्स को पढ़ सकते हैं। प्रॉपर लाइव क्लासेस हैं, यदि आप लाइव उन्हें नहीं पढ़ पाते तो आप उन्हें रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा आपके पास क्लासेस रहेंगी। RAS 2023 के लिए भी हमारे एप्लीकेशन पर बेहतरीन बैचेस चल रहे हैं, हालांकि उनमें एडमिशन बंद है, लेकिन हमने नोट्स अभी भी ओपन किए हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स इस रविवार तक उपलब्ध हैं हमारे एप्लीकेशन में। हैंड रिटन नोट्स के ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर प्रॉपर तरीके से नोट्स उपलब्ध होंगे। प्रीलिम्स प्लस मेंस के कंबाइंड नोट्स आप होम डिलीवरी मात्र 4500 रुपीज में सारे नोट्स की कर सकते हैं। लगभग 19 किताबें हैं, प्रॉपर इतना बड़ा बक्सा भर करके नोट्स आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, विंडो एप्लीकेशन, एप्पल स्टोर सभी पर उपलब्ध है। यहां पर आप फ्री में जो टेस्ट लिए जाते हैं वीकेंड पर उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताबें, नोट्स आदि सब प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।